कहते हैं कि उधार देना जो है ना, ये एक हिम्मत और जिगरे का काम है, और उधार वापस लेना हिकमत अमली है। सेल्स के लोग होते हैं वो झूठे और फ्रॉडी होते हैं। माइंड ना कीजिएगा, ये उसका पूरा वाकया एज इट इज आप पहले नहीं है जिन्होंने बात की। कोई भी कस्टमर वो 3 टाइप्स का हो सकता है, या तो प्राइस कॉन्शियस होगा, या वो क्वालिटी कॉन्शियस होगा, या रिलेशन कॉन्शियस होगा। लालची होगा ना, उसकी जिंदगी अजाब हो गई। एक डॉक्टर, एक मैकेनिक, एक वकील, अब आप उसमें चौथा सेल्समैन भी शामिल कर ले। हमारे यहाँ पंजाबी में मशहूर मुहावरा है कि नाइया ने लाग ला लेना भावें जांदी रंडी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सोशल मीडिया चैनल। मेरा नाम है अकमल खान और आज हमारे जो गेस्ट बने हैं वो बहुत ही अहम गेस्ट हैं। और आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं, सर्टिफाइड सेल्स कोच हैं, प्रोफेशनल कैरियर काउंसलर हैं, जनाब साजिद चौहान साहब। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। साजिद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अकमल साहब। साजिद भाई बताइएगा, सेल्स किसे कहते हैं? सेल्स कारोबारी मसाइल को हल करने का, ज़रूरियात को उनकी पूरे करने का और कस्टमर्स के लिए उनकी वैल्यू पैदा करने का तरीका जानने का एक फ़न है बेसिकली। वैल्यू पैदा करने से क्या मुराद है आपकी? उसको एक मिसाल से समझते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट से लेते हैं, और फ्रूट है, फ्रूट आप फार्मर से लेते हैं या मंडी से लेते हैं, अगर उस फार्मर जो से आप लेकर आते हैं फ्रूट, उसको आप पॉलिश करते हैं या उसको साफ़ करते हैं या उसकी ग्रेडिंग कर लेते हैं कि स्मॉल साइज़ है, दरमियाना साइज़ है, बड़ा साइज़ है। अब ये जो सेपरेशन है, पॉलिश करना है, सफाई करना है, ये सब एक वैल्यू एडिशन है। राइट। तो ये जो आप बता रहे हैं कि जो सेल्स बेसिकली किसी प्रोडक्ट के अंदर को वैल्यू एडिशन करके और फिर उसको सेल करने का नाम है सेल। जी ऐसे। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो सेल्स का शोबा है, इसकी क्या हिस्ट्री है? ये कितना पुराना चला आ रहा है ये सेल्स का शोबा? सेल्स बेसिकली दुनिया के कदीम तरीन प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन है, और सबसे पहले जो उलूम और प्रोफेशन दरियाफ्त हुए हैं, जहाँ पे तिब है वहाँ पे एक सेल्स भी है। सेल्स की जो हिस्ट्री है वो तो ये है कि लोग पहले जो है, जब एक बंदे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब गंदम की ज़रूरत है और उसके पास कपास है, तो वो अपनी कपास को दे के अगले से गंदम लेता था। एक अरसे तक ये मामला चलता रहा, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब उसके पास ऐसी कीमती अजनास, कोई कीमती मटेरियल आना शुरू हुआ, जैसे एक शख्स को पास सोना है लेकिन उसको गंदम चाहिए, उसे महसूस होता था ये सोना जो ना महंगा है। अब उसने उस चीज़ को, वैल्यू को जानना, उसके वेट को जानना, उस प्रोसेस को करते करते फिर अगले प्रोसेस के अंदर ये जो है, इसकी करेंसी और बाकी चीज़ें, सिक्के और बेशुमार चीज़ें वो आई। बेसिकली एक बहुत पुराना एक वो है। सही, मतलब ये जो शोबा है ये तो जाहिर है कि बड़ा अबद से चला आ रहा है और अजल तक चलेगा, लेकिन उसके अंदर जो एक मौजूदा जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनका इजाफा होता जा रहा है। पहले शायद इसको खरीदो फरोख्त कहते रहे थे और अब इसको सेल्स, और सेल्स के ऊपर फिर डिग्रीज का सिलसिला है एक अलग से। रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी, एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब है, बेस्ट सेलिंग बुक है, उसके जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा सिंगापुर गया हुआ था एक प्रोग्राम के सिलसिले में, वहाँ पे एक उनका न्यूज़पेपर था, उन्होंने मुझसे जो है ना वो इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू को लेने के लिए एक खातून वहाँ पे आई और वो खातून ने मेरे साथ इंटरव्यू किया। हमारा इंटरव्यू बड़ा अच्छा रहा। इंटरव्यू के बाद उस खातून ने कुछ इस तरह से उनके साथ बात की कि मैं एक अच्छी जो है ना वो लिखारी तो हूँ, लेकिन ये है कि मैं अभी राइट नाउ अपने न्यूज़पेपर्स के लिए कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिख कर तो अपना जो है ना कुछ बड़ा बुनियादी से जो अखराजात हैं वो पूरे कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बुनियादी तौर पर एक नॉवलिस्ट बनना चाहती हूँ। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने उसको पूछा कि भाई आपको क्या चीज़ रोक रही है, आप क्यों एक अच्छा नॉवलिस्ट नहीं बन पा रही? तो उसने जवाब दिया कि मेरे जो नॉवेल्स होते हैं वो लोग उसकी तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन वो शायद उस तरह से बेस्ट सेलिंग नहीं हो पाते जो रिक्वायर्ड है कि एक नावल को जो है ना कोई अच्छे लेवल के ऊपर जाना चाहिए। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने उसको मशवरा दिया कि आप सिंगापुर के अंदर, मेरा एक दोस्त है जो स्कूल चला रहा है, वो सेलिंग के ऊपर, सेल्स कोच है, उसके ऊपर वो आपको गाइड कर सकता है, आप वहाँ से ट्रेनिंग लें और वो आपके लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। तो वो लड़की थोड़ी सी सरप्राइज हुई, उसने कहा आप जोक कर रहे हैं? उसने कहा कि नहीं, मैं आपको दुरुस्त मशवरा दे रहा हूँ। उसने कहा नहीं, आप मेरा ख्याल है कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो वो कहने लगा कि अब वहाँ से ना मुझे थोड़ा सा फील होना शुरू हुआ कि शायद मैंने गलत टॉपिक छेड़ दिया, रॉन्ग सजेशन दे दी। तो फिर उसने उसके साथ बातचीत करना शुरू की। उसने कहा आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जो है ना वो सेल्स की कोचिंग नहीं चाहिए? तो उसने कहा कि भाई मैं तो अपनी जो है ना वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मैं तो मास्टर डिग्री होल्डर हूँ और मैं एक अच्छी लिखारी हूँ। और उसने, रॉबर्ट कियोसाकी कहता है, वाकई मैंने उसके कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, बहुत अच्छे लिखे हुए थे, ज़बरदस्त थे, फाइन थे। तो लेकिन मुझे लगता था कि इसको जो है ना सेल्स कोचिंग की ज़रूरत है।
तो इसीलिए मैंने उसको जो है ना कन्विंस करना चाहा कि आप सेल्स की कोचिंग लें, लेकिन वो इस चीज़ से इनकारी थी और उसने कहा कि जो सेल्स के लोग होते हैं वो झूठे और फ्रॉडी होते हैं। माइंड ना कीजिएगा, ये उसका पूरा वाक़या एज़ इट नहीं, इज़ मैं आप बयान पहले कर नहीं है जिन्होंने बात की। रहा हूँ। तो अब ये सारा जो वाक़या बयान करने का मकसद ये था कि आप हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि किस तरीके से वो जो अपनी स्किल्स हैं, ठीक है, वो उसको सेल्स की जो स्किल्स हैं उसको हासिल करके बेहतर तरीके से शोकेस कर सकते हैं, बेहतर तरीके से वो क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। आप इस वाक़ये को, ये जो उनका कहना था, इसको कैसे एनालिसिस करते हैं? अच्छा, इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग में शुमार लोग करते हैं, और जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि शुरू से आया हुआ ये प्रोफेशन है। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ऐसे लोग जो है एंटर हो जाते हैं जो नॉन सीजनड होते हैं। जब नॉन सीजन नॉन प्रोफेशनल आदमी जब इस प्रोफेशन में आता है तो वो फिर इस प्रोफेशन के साथ अक्सर ज़्यादती करता है। अच्छा, वो अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए ओवर कमिटमेंट करता है, ओवर सेलिंग करता है, ओवर प्राइसिंग करता है, जो कि टोटली सेल्स एथिक्स के खिलाफ है। सेल्स प्रोफेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि सेल्स प्रोफेशनल सेल्स मैन ने क्या करना होता है, अगले का मसला हल करना है। अब वो एतमाद करता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ऐसे किसी कमर्शियल डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करेंगे जब आप जो आपको अपनी सिर्फ फ़ायदे के लिए आपके मर्ज़ को लंबा करे। किसी ऐसे मकैनिक के पास नहीं जाना चाहते, किसी ऐसे वकील के पास नहीं जाना चाहते। कहते हैं कि 3 लोग जिसकी ज़िंदगी में लालची हो गए ना, उसकी ज़िंदगी अज़ाब हो गई। एक डॉक्टर, एक मैकेनिक और एक वकील, ठीक है। अब आप उसमें चौथा सेल्समैन भी शामिल कर लें। देखिए, ये चीज़ तो ऐसे है। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सेल्स बेसिकली जब कोई सेल्समैन करने, हमने यहाँ पे कोई गाइड सेल्स वालों को करना है, सेल्स प्रोफेशनल्स को करना है, तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको गाइड करें कि अगर आप प्रोडक्ट के बारे में सही नॉलेज लेते हैं तो फिर उस प्रोडक्ट का बिकना यकीनी हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप कस्टमर को राइट कस्टमर चूज़ करें। जब आप रॉन्ग कस्टमर के लिए रॉन्ग प्रोडक्ट देते हैं तो आप वहाँ पे आपको मिस कमिटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। सर, ये 5 घंटे नहीं बैटरी चलेगी, 10 घंटे चलेगी, ठीक है ना। ये सर इतने टाइम चलेगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हो सकता है और भी कंट्रीज़ में, मर्केंटाइल लॉ है जिसमें मुश्तरी होशियारबाश, खरीदने वाला जिम्मेदार है, बेचने वाला जिम्मेदार नहीं है। इसलिए कंपनीज जो क्लेम करती हैं, मतलब एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो कहती है हमारी गाड़ी जो है ना शहर के अंदर 16 किलोमीटर चलती है। वो जब शोरूम से निकली थी ना तब भी उसने 16 नहीं किए होगा, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट्स यहाँ पे नहीं है, कोई इस तरह मामलात नहीं है। खैर, हमारे दायरा कार में वो चीज़ नहीं है। सेल्स प्रोफेशन जो है, अगर वो अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर ले कि उसका कैसे, मेरा एक मॉडल है जो कई दफ़ा मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में भी आया और उसमें इंशाल्लाह इस बुक के अंदर भी मेरी जो आ रही है इसके अंदर भी आप देखें, PQR मॉडल सेल्स का। कोई भी कस्टमर आपका वो 3 टाइप्स का हो सकता है। या तो प्राइस कॉन्शियस होगा, या वो क्वालिटी कॉन्शियस होगा, या रिलेशन कॉन्शियस होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इन 3 दायरों से बाहर कस्टमर निकले। अब अगर आपका कस्टमर प्राइस कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, और क्वालिटी कॉन्शियस है, तो आप उसको आप सस्ती चीज़ दिखाएंगे तो वो आपसे दूर चला जाए। और अगर बंदा प्राइस कॉन्शियस है, उसको सस्ती चीज़ चाहिए लेकिन म्यारी भी चाहिए, लेकिन आप बज़िद हैं कि आप वो क्वालिटी वाली चीज़ लें, तो फाइनली क्या होगा, कहीं ना कहीं पे झोल होगा। असल में अब सेल्स वाले जो लोग हैं इनको इनोवेशंस करनी पड़ती है, डेली बेसिस पे इनको नई स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। इनका एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक आम प्रोफेशन का 100-50 लोगों से 200 लोगों से रब्ता पड़ता है। इनका सेल्स का जो फील्ड का बंदा है इसके साथ इसका हज़ारों लोगों से वास्ता पड़ता है, ठीक है। इसलिए सेल्स के लिए, जैसे आपने शुरू में बात की है कि धोखा देते हैं, जब मैंने बात की कि सेल्स की मार्केटिंग की 2 टाइप्स हैं, एक रिलेशनल मार्केटिंग, एक ट्रांजेक्शन मार्केटिंग। ट्रांजेक्शन सेल्स ये कहती है आपने ट्रांजेक्शन करना, बाकी जाए भाड़ में। हमारे यहाँ पंजाबी में मशहूर मुहावरा है कि नाइया ने लाग ला लेना पावे जांदी रंडी हो जाए, ठीक है ना। यानी कि उसको सिर्फ पैसे चाहिए, ठीक है ना। आपने उसने जब दुल्हन रुखसत होती है उनको, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको सिर्फ पैसे चाहिए। उनके इस बैड बिहेवियर की वजह से चाहे वो जाते ही लड़की को वहाँ पे डाइवोर्स दे दें, लेकिन उनको कंसर्न नहीं है, बस हमें पैसे ओवर करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप सिग्नल के ऊपर खड़े हुए लोगों को देखते हैं, वो थोड़ा ही जाते हैं, आप चाहे आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, आप किसी इमरजेंसी में, टेंशन में, उनको कंसर्न नहीं। तो कुछ लोग, सेल्स के लोग, इसको ट्रांजेक्शन सेल्स कहते हैं। जो रिलेशन मार्केटिंग, रिलेशन सेल्स के लोग हैं वो ऐसे नहीं होते। अब वो क्या कहते हैं, कस्टमर को नाराज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जो लोग जिनकी मिसालें आप दे रहे हैं, जिसके वो लोग ऐसे होते हैं, वो ट्रांजेक्शन सेल्स के लोग होते हैं।
रिलेशन सेल्स वो लोग लॉन्ग टर्म लंबी रेस के घोड़े होते हैं, वो इतनी छोटे मुनाफे के लिए अपने कस्टमर को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सेल्स का प्रोसेस क्या है? देखिए सेल्स का जो प्रोसेस है वो तो यही है कि आपको, अगर आप सेल्स फनल से आगाह हो, सेल्स फनल क्या कहती है कि आपने 1000 लोगों को अप्रोच करना होता है। सबसे पहले इसको प्रॉस्पेक्टिंग कहते हैं, ठीक है, फिर लीड्स होती है, फिर सेल होती है। प्रॉस्पेक्ट अगर 1000 लोगों को अप्रोच करें तो आपको 100 लोग जो है लीड्स मिलती हैं उसकी ना, 100,000 प्रॉस्पेक्ट में से, और 100 में से 10 जो है कस्टमर कन्वर्ट होते हैं। एक मेजर स्टडी है ओवरऑल हमारे यहाँ सेल्स में ये होता है कि आप 10 कस्टमर्स को पाने के लिए आपको 100 लोगों को अप्रोच करना पड़ता है। अब ये प्रॉस्पेक्ट इससे प्रोसेस है क्या, होता कैसे है कि जब भी कोई नए प्रोफेशन में, स्पेशली इंजीनियरिंग कंपनीज में या मेडिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या कोई और टेक्नो सेल्स में या आम प्रोडक्ट्स बिजनेस के अंदर, होता है क्या है कि उमूमन लोगों को अप्रोच करना नहीं आता, कस्टमर्स को अप्रोच करना नहीं आता। कस्टमर को अप्रोच करने से पहले उसको अपनी उस कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करनी है कि मेरी जो प्रोडक्ट है किस कस्टमर के लिए आया, कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी कस्टमर के लिए है, प्राइस कॉन्शियस कस्टमर के लिए, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे कस्टमर को जस्ट एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो और वो हमसे ले लें। तो प्रॉस्पेक्ट क्रिएट करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है हर बिजनेसमैन के लिए। मैंने मार्केटिंग की है, मैंने तो अखबार में भी इश्तेहार दिया है, मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग भी की है, लेकिन ये लोग आते नहीं हैं। बेसिकली आप रॉन्ग प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आज के दौर में डाटा अवेलेबल है आपके पास, ठीक है ना, कंपनीज भी डाटा बेचती हैं। आपने ये डिसाइड करना है कि मेरी ये प्रोडक्ट किस कस्टमर को, सेक्टर को बिक सकती है, ठीक है। अब इन कस्टमर्स ने, आपके जो सेल्स प्रोफेशनल हैं, इनका बेसिकली इनकी नॉलेज मैनेजमेंट का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी का जो सीईओ है, अगर उसकी नॉलेज मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, अगर उस सेल्स प्रोफेशनल की नॉलेज मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो वो प्रोडक्ट जो है ना उसका रोलना हकीकी है और यकीनी है, ठीक है। अगर वो उसको प्रॉपरली नहीं चलता तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। एक प्रोडक्ट है, एक टीम लीड है, एक मैनेजर है जिसके नीचे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं या मैनेजर्स हैं, उनके पीछे कोई जीएम, जोनल चीफ या जो भी हैं। अब अगर वो उनको प्रोसेस का नहीं पता और वो बस पुशी सेल्स करे, भाई जी लेके आओ, मुझे नहीं पता, बाय एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है, मुझे नहीं पता, जहां से मर्जी लेकर आओ। हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही कल्चर है। दैट्स रॉन्ग। वजह ये उनको सेल्स के प्रोसेस का नहीं आइडिया, उनको ये नहीं पता मैंने प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है। देखिए अब तो मशहूर है तमाम इंटरनेट वगैरह पे, लिंक्डइन पे, बेशुमार जगह पे लीडरशिप का और बॉस का फ़र्क महसूस होता है। लोग जो है लीडरशिप है उसको अपने साथ साथ ग्रो करवाता है, ठीक है। वो तहकमाना अंदाज में, बस खुशी एनवायरनमेंट में, उनको बस अपने बेनिफिट से वो है, टॉप मैनेजमेंट उनको कहती है मुझे इतना बिजनेस चाहिए, वो कहता है बस ठीक है मैं जैसे मैं, लेकिन उसके देखें एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो इंटरनल कस्टमर्स, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय का उस दर्जे में ख्याल नहीं रखते हैं तो एक्सटर्नल कस्टमर को वो कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो फेस आपका वो लोग हैं। तो ये सेल प्रोसेस का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल प्रोसेस आपको अपनी प्रोडक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अक्सर जिन कंपनीज़ के अंदर ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्ट किया जाता है, उन कंपनी में जो है वो रिज़ल्ट बेहतर आता है, ठीक है। हम अक्सर कहते होते हैं कि सिंपल मोबाइल की हैंड्स फ्री भी अगर आप पॉकेट में डाल लें, आधे घंटे बाद वो डालें, उसमें भी जो है ना काफ़ी कन्फ्यूजन नज़र आती हैं। तो एक जो लोग हैं, जो रियल ह्यूमन हैं, उनके आपस में कितने इश्यूज़ नहीं होते होंगे, ठीक है। हर बंदा एक फेस स्टेट फेज में नहीं होता। तो जो कंपनी मुस्तकिल गैप अपना स्टडी करवा के, गैप एनालिसिस, TNA ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करवा के सेल्स के ट्रेनर्स को, कोचेस को अप्रोच नहीं करती, तो डेफिनेटली वो अपने ऑडियंस को अपने जो उस दर्जे में कैपेसिटी रेज नहीं कर सकती। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए। और तमाम कंपनीज, अगर छोटी कंपनीज हैं वो अपने बजट के हिसाब से कर लें, ठीक है। किसी जानने वाले को वैसे बुला लेंगे, यार आना ज़रा मेरे सेल्स के लोगों को ज़रा थोड़ा सा गाइड तो करना, सेल्स इस दर्जे की नहीं हो रही, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सेल्स के प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। साजिद भाई, हमें बताइएगा कि हमारे जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली जो है ना वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड रखने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो जब पास आउट होते हैं तो उन्होंने फिर आगे जाके आइदर के वो अगर फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना किस तरीके से सेल्स पिच करनी चाहिए उन्हें, या वो अपनी कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, कोई ऐसे वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिनकी मार्केट यूरोप और अमेरिका में हो सकती है, उसकी सेल्स उनको किस तरीके से लेके चलनी चाहिए। अगर हम उसको सादा अल्फाज में बयान करें या कोई हम ऐसे उनको 2-3 स्टेप्स दे सकें कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपनी ये सेल्स की जो स्किल है इसको इम्प्रूव कर सकें। सबसे पहले तो प्रिंसिपली हमें जानना पड़ेगा हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है, प्रोडक्ट में सर्विस और प्रोडक्ट दोनों आती हैं। जब भी हम प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ करेंगे तो उसका मतलब सर्विस भी है उसके अंदर। तो हमारी जो प्रोडक्ट है, हमने उसका एक शॉर्ट एनालिसिस करना है, ठीक है।
सॉट एनालिसिस मारूफ है और आप गूगल भी कर सकते हैं। सॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उस प्रोडक्ट का सॉट एनालिसिस करते हुए अपनी प्रोडक्ट का कंपैरेटिव एनालिसिस करना है अदर प्रोडक्ट्स के साथ। हमारी जो प्रोडक्ट है बाकी प्रोडक्ट से कहाँ पे लाई करती है, जिस खत्ते में हमने प्रोडक्ट लॉन्च की है या जिस ऑडियंस को हमने प्रोडक्ट वो दी है, उस एंड यूज़र के पास इस तरह की प्रोडक्ट पहले कितने में मिल रही है। हमारी जो सेल्स में हमने शुरू में बात की वैल्यू एडिशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हमारी वैल्यू एडिशन क्या कर रही है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट ने पिछली प्रोडक्ट्स में 10 ऐसे पॉइंट्स हैं और आपकी प्रोडक्ट्स में 15 ऐसे पॉइंट्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट का सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाएगा। आपने देखा बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट्सएप है, ये जो फेसबुक है, ये बेसिकली उस गैप को स्टडी करते हुए बनाई गई ना। तो जो ही उस ऑडियंस में मिला है, तो इसको अपनी मार्केटिंग के लिए कितना बजट खर्च करना पड़ा, बहुत थोड़ा, ठीक है ना। और अगर उन्होंने जिस दर्जे में ग्रो किया उसके कंपैरेटिव बाकी प्रोडक्ट्स ने जितनी अपनी मार्केटिंग पे इन्वेस्ट किया वो बहुत ज्यादा, लेकिन इनकी ग्रोथ ज्यादा एक्सपोनेंशियल। अब इस चीज को समझने की जरूरत है। हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो यूजर है, वो असल में इंसान की एक नेचर है। एक राट टोले की बड़ी अच्छी किताब है लिव इन नाउ। वो कहता है कि इंसान का जो ब्रेन है वो चीट करता है, ठीक है। वो चीट करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने काम किया है, करना चाहता है, तो ब्रेन फॉर एग्जाम्पल कहता है वॉक करनी है आज, तो ब्रेन कहता है कि आज तेरे पास जॉगर्स नहीं है, शूज़ नहीं है और ट्राउज़र नहीं है, पहले वो बाय कर ले। फिर आप कहते हैं मैंने पढ़ना है, तो ब्रेन कहता है तू आज टाइम टेबल बना, सिलेबस बना, कितना रह गया है, कौन कौन सा तेरा दोस्त है जैसे कंपनी दे सकता है। तो कहता है ये ब्रेन की चीट्स हैं। इसी तरह से जब मैंने शुरू में बात की सीजन और नॉन सीजन प्रोफेशनल की, देखिए हमें ऐसे लगता है जब उसने प्रोडक्ट बनाई और ऐसे हिट हो गया, उसके इर्द गिर्द ऐसे ज़रूर कोई लोग थे, रहे होंगे, जिसके नतीजे में उसने वो स्किल ली कि अपने प्रोडक्ट को कितना अच्छा बनाना है और कैसे वो मार्केट करना है, ठीक है ना। ऐसे हो नहीं सकता, या उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। लेकिन हमने सोर्स ऑफ लर्निंग को पढ़ते हैं ना कि सोर्स ऑफ लर्निंग क्या है, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन भी सोर्स है। अगर हमने प्रोडक्ट को स्टडी किया, प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली कंपैरेटिव एनालिसिस किया, टारगेट ऑडियंस को स्टडी किया, हमारी किस ऑडियंस में वो करते हैं, मेरा ख्याल है अगर जितना जितना हमें काम करते रहेंगे ना, ग्रो करते जाएंगे। तो हमारा फ्रेशर है या प्रोफेशनल है, सक्सेस इज अ माइंड गेम बेसिकली। आप जितना अच्छे तरीके से उसको वो रिफाइन करते रहेंगे तो आगे आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को और अपने आप को देखिए, हमेशा आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वीकनेसेस को कवर अप नहीं किया जाता, वीकनेस पे सर्विसेज हायर की जाती है, ठीक है ना। अब सम टाइम होता है कि लोग अमूमन जो करियर काउंसलिंग वाले लोग, आप पहले अपनी वीकनेसेस को कवर अप करें, उसको करें। भाई वो उसके अंदर नेचुरली डिज़ाइन नहीं है उस चीज़ के लिए। उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बस ठीक है, बाकी चीज़ों को वो हेल्प ले ले किसी से, अगर अफोर्ड कर सकता है तो सर्विसेज हायर कर ले। इस चीज़ में आगे ग्रो करते हुए करे तो डेफिनेटली उसका सेलिंग हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये इसको हम जेनेरिक रख रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं कर पाएंगे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर वो उसको स्टडी किए बगैर राइट ओपिनियन नहीं कायम की जा सकती। राइट, मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप कह रहे हैं यही काम है ना कि आप ओवरऑल आपके पास जो है ना नॉलेज डिफरेंट शोबों का ज़रूर हो, लेकिन जहाँ पे आपको ज़रूरत पेश आए तो आप मुतल्लिका शोबे के जो मेंटोर्स हैं और इस तरीके से उनके जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी सर्विसेज आप हायर करके तो आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करें, वो ज़्यादा इस वक्त जो है ना इफेक्टिव तरीका हो सकता है। क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, या जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ वन, ठीक है। आपको किसी एक शोबे के माहिर होना चाहिए, बाकियों के अंदर आप ना भी हो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। और यह है सब चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी आती है, कोई एक चीज़ आपको परफेक्ट तरीके से नहीं आती। तो ये जो फेलियर के रेट है उसकी बुनियादी वजह यही है, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आती है लेकिन एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा साजिद भाई, ये बताइएगा कि सेल्स तो हमने कर दी, कस्टमर को हमने अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल कर दी, अब असल बात ये आ जाती है कि जो उससे पेमेंट लेनी है, पाकिस्तान में एक बड़ा इम्तिहान होता है ये भी, तो इस बारे में भी कुछ गाइड करें कि अगर सिर्फ सेल्स ही करनी है तो शायद कोई भी बंदा पूरा पाकिस्तान सेल कर दे, लेकिन जाहिर है कि उसके अगेंस्ट जो है ना रिकवरी भी करनी है, तो उसको किस तरह लेके चल सकते हैं? अच्छा, इसमें जो कहते हैं कि उधार देना जो है ना, ये एक हिम्मत और जिगरे का काम है, और उधार वापस लेना हिकमत अमली है, ठीक है ना। ये स्मार्टनेस है ये। और सेल्स के लिए ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर 100 रुपये का नोट ले लें, करेंसी 100 रुपीज़, ये 105 में सगा बाप भी नहीं लेता, ठीक है। अब और 95 के लिए को बहुत ज़्यादा सेल्स की महारत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको चौक में खड़े कर दें कि 100 रुपये का नोट जो 95 में मिलेगा, तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप एक बोर्ड लगाने की ज़रूरत है, बंद भागे भागे। और 100 का नोट 105 में बेचेंगे, ये नया जी, इसको फ्रांस शख्सियत ने टच किया है, इसको जी उनकी
जेब में इतना सा रहा है, आप जितनी मर्जी कर दें, आप लंबी सेल नहीं कर सकते। 95 रुपए में बेचेंगे तो स्टेट बैंक भी खाली हो जाएगा। 105 में बेचने की कोशिश करेंगे तो जेब भी खाली नहीं होगी। नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल भी कम पड़ जाएंगे। असल में इसका मतलब ये हुआ कि असल में ओवर प्राइसिंग आप कभी भी करेंगे ना, तो उसमें अमूमन क्या होता है, हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर जुमला बोला जाता है कि लालची जब तक लालची जिंदा है तो फ्रॉडिया कभी भूखा नहीं मरता, ठीक है। अब लोग ग्रीड होती है कि मुझे सामान मिल जाए, तो वो जो ऐसा ओवर सेलिंग वाला है, ओवर प्राइसिंग वाला है, वो कहता है यार आप इस तरह करें, आप 100 कार्टन की बजाय 200 कार्टन ले जाएं या 500 कार्टन ले जाएं। अब वो असल में ओवर प्राइस कर रहा है या ओवर चार्ज कर रहा है या ओवर सेलिंग कर रहा है। अब उसके नतीजे में उससे अगली वही इतनी सेल हो रही। देखें, डिमांड सप्लाई को बैलेंस रखना ये सेल्स प्रोफेशनल का काम है। अगर किसी सेल प्रोफेशनल को इतना जज नहीं हो रहा कि वो एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए जो स्टॉक दे रहा है कितना है, जाहिर बात है वो फिर अपने आप को वो भी आगे सेल करने के लिए आगे क्रेडिट देगा, ठीक है। उस क्रेडिट के नतीजे में आपकी सेल क्या होगी, जो कंप्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो सेल्स जो है ना वो अपना रखें, ठीक है ना। और समटाइम उस प्रोडक्ट और पैसा जो है वो समटाइम नज़र नहीं आता, फिगर्स में सेल बहुत ज़्यादा नजर। बैंक के बेशुमार नॉन परफॉर्मिंग लोन्स क्यों होते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह ये होती है कि वो जो सेल्स प्रोफेशनल हैं, हम इस कतई नज़र इसके हम छोड़ देते हैं इस बात को, कोई उनका कोई अंडर द टेबल बेनिफिट था, कोई वो मामला था। बेसिकली उन्होंने रीपेमेंट कैपेसिटी को जज करते हुए वहाँ पे ओवर सेल किया, ठीक है। टारगेट्स आए हैं, बजाय नई मार्केट को तलाश करने के लिए जहाँ पे जिनको ज़रूरत है उनको देने की बजाय उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बस उन्हीं एग्जिस्टिंग कस्टमर को मंड दिया और उसके नतीजे में वो हो गया। वो हम लोग मशहूर वो लतीफ़ा है ना कि एक बटेर लड़ाने वाला आदमी खरादिए के पास गया कि यार ये ज़रा मेरे उसकी बटेर की ज़रा चोंच तेज़ कर देना, तो मैंने कल मेरी इसकी फ़ाइट है, लड़ाई है। आप जानते हैं हमारे सेंट्रल पंजाब में और जनूबी पंजाब में, शायद और भी इलाकों में बटेरों की, तीतरों की लड़ाई कराई जाती है। तो उन्हें खरादिए ने कर छोड़ दो, शाम को ले लेना। तो शाम को जब लेने गया तो देखा कि वो जो बटेर साहब थे साइड में मरे पड़े थे। तो उन्हें पूछा खरादिए से, ए की कीता है? कहना की होया? कहता ये तो मरे है। कहना उन्हें छाड़ दी चोंच वेख। कहता है इसकी चोंच देखो, ये छोड़ दो मरा हुआ। समटाइम सेल्स प्रोफेशनल ऐसा काम करते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो कैश है, वो हो जाता है, बस ये कि सेल आ गई, ठीक है, बस हमारा काम हो गया। ये एक रॉन्ग चीज़ है, रॉन्ग बिहेवियर। और इसको कहीं ना कहीं भी हमारे जो टीम की लीडरशिप है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिसने उनको ग्रीड दिया कि आप ये बेचेंगे तो ये बेनिफिट मिल जाएगा, ये बेचेंगे तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। अच्छा साजिद भाई, ये बताइएगा कि जो सेल्स का शोबा है वो बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल किस्म का शोबा है, और इसके अंदर जो टारगेट्स की शक्ल में जो सेल्स के लोग हैं उनको जो टारगेट्स दिए जाते हैं वो शायद बहुत ज़्यादा होते हैं कंपनीज के तरफ से। तो ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं कि टारगेट्स होने चाहिए और इस स्ट्रेस से किस तरह बचा जा सकता है? जी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। असल में ना यहाँ पे अप्रोचेस मैनेजमेंट की तरफ से भी और सेल्स प्रोफेशनल की तरफ अप्रोचेस को स्टडी करने की ज़रूरत है। एक रिएक्टिव अप्रोच होती है, एक प्रेडिक्टिव अप्रोच होती है। मसलन आपका मैनेजमेंट को अचानक उसके प्रिंसिपल से टारगेट मिल जाता है कि जनाब अभी फौरी तौर पे हमें ये सेल करो। अब वो मैनेजमेंट अदरवाइज हम आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैंसिल कर देंगे। उसके नतीजे में वो सेल्स प्रोफेशनल को टारगेट दे देते हैं, स्ट्रेस नीचे ट्रांसफ़र होते हैं। अब जो प्रेडिक्टिव अप्रोच, ये है रिएक्टिव अप्रोच। प्रेडिक्टिव अप्रोच ये है कि वो कहता है सर हमने पिछले साल जो है ये 30 इसकी यूनिट बेचे फॉर एग्जांपल, और इस साल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की सिचुएशन है या बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन फैक्टर है, तो शायद इस दफ़ा ये सेल इतनी ना हो सके। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एग्जांपल लें, एक और टेक्निकल प्रोडक्ट। अब वो प्रेडिक्टिव अप्रोच वाला वक्त से पहले बताएगा अपने प्रिंसिपल को, अगर उसका प्रिंसिपल यूएस में बैठा है या कनाडा में बैठा है या यूके में बैठा है, कि जनाब हमारी ये प्रोडक्ट है, पिछले साल हमने 30 यूनिट बेचे थे, उसकी वजह ये फेवरेबल कंडीशन थी, इस साल ये फेवरेबल कंडीशन नहीं, तो बराए मेहरबानी हमारे टारगेट 30 से कम करके 15 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, 5 रख दीजिए। अब ये है प्रोडक्टिव अप्रोच, पहले से इसको प्लानिंग करके नीचे सेल्स प्रोफेशनल का काम है अपनी मैनेजमेंट को बताना, और मैनेजमेंट क्या है ऊपर बताना। अब ये चुप करके बैठे रहना, जब मुझे कोई काम कहेगा तो मैं करूँगा, ये बड़ी नेगेटिव अप्रोच होती है, जिससे बिजनेस स्लो होते हैं, कंपनीज में स्लो होती हैं। अब उसके नतीजे में स्ट्रेस क्रिएट होता है। सबसे ज़्यादा जो रिसर्च है कि सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट में स्ट्रेस होता है एज़ैप से, एज सुन एज पॉसिबल।
ये एक वो स्ट्रेस क्रिएटिंग वर्ड है जो कि कॉर्पोरेट में मुझे आई नीड इट एज सुन एज पॉसिबल। बट द थिंग इज दिस कि उस बंदे ने जिसने कहा है उसको वो कब चाहिए? अच्छा, कोई टारगेट लाइन नहीं है, कोई उसकी अच्छा। वो नहीं है, और उसे अजाब, अब मैनेजमेंट ने कहा कि दिसंबर में ये चीज़ चाहिए, और वो जनवरी में अजाब कर करके उस बच्चे को, उस सेल्स प्रोफेशनल को, उस मैनेजमेंट के बंदे को उसने उसकी ज़िंदगी अजाब की हुई। तो स्ट्रेस में हमारे यहाँ सर पुअर हैंडलिंग है ज़्यादातर नॉन सीजन लोगों की। हमने शुरू में बात की कि नॉन सीजन लोग जब इस प्रोफेशन में आते हैं, जो उनका बेसिकली एप्टीट्यूड नहीं होता, मिजाज नहीं होता, वो उनको समाज के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से लोगों को डील नहीं करना आता, ठीक है ना, और वो क्या करते हैं अपने नीचे वालों को ऐसे डील करते हैं जिसके नतीजे में स्ट्रेस क्रिएट होता है। दूसरा, प्रैक्टिकल टारगेट ना देना मैनेजमेंट समटाइम, जो वही ग्रीड वाली बात, फ्रॉड वाली बात, उसे पता है उसने टारगेट रखना है 300K में, 300K उसके दादे से लेके आज तक नहीं सेल हुई, ठीक है ना, लेकिन उस बिजनेस में सुनेगा ये मुझे 300K चाहिए इसका टारगेट डॉलर्स का, नहीं होगा, ठीक है ना। वजह ये, अगर प्रैक्टिकल टारगेट दे दिए और इसने अचीव कर लिए तो मुझे बेनिफिट देना पड़ेगा, ये सैलरी इंक्रीमेंट मांगे, गाड़ी मांगे, मोबाइल मांगे, कुछ और मांगे। अब असल में इस चीज के अंदर ये सब प्ले करते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, आपने टारगेट अचीव कर लिए तो सेल्स प्रोफेशन जो है ना वो जीएम के पीछे होता है, जीएम जो कंट्री हेड के पीछे होता है, कंट्री हेड सेठ के पीछे होता है, और सेठ जो है ना वो कहता करते हैं, देखते हैं इसको। अब उस चीज को इतना फीका कर देते हैं 3 महीने 4 महीने, जब तक वो 3-4 जगहों पे अप्लाई भी कर चुका होता है, कैश हालांकि आ चुका हुआ है जनवरी के अंदर, लेकिन वो जून में जाके इतने फीके अंदाज में आप इससे और भी बेहतर कर सकते थे। अब ये असल में रॉन्ग मेंटरशिप है, रॉन्ग लीडरशिप है, जो कि इस प्रोफेशन के अंदर वाकई अजाब है। हमने खुद अपने करियर के अंदर बेशुमार ऐसे नॉन सीजन लोगों के साथ काम किया जिन्होंने हमें और हमारे इर्द गिर्द के लोगों में स्ट्रेस क्रिएट किया, ठीक है ना। तो इससे बचना चाहिए। प्रोडक्टिव अप्रोच के तहत अगर पहले से ही वर्किंग कर ली जाए ना कि हमें कितना बिक सकता है, कितना आ सकता है, कितना बेच सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। प्रैक्टिकल करके दे दें भाई, आपका जो मार्जिन 100 मिलियन का मार्जिन है तो 0.1 देने में क्या मसला है, 1 मिलियन का देने में क्या मसला है टीमों के अंदर, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि हमारे बड़ों ने इतना नहीं दिया, उनके पैरामीटर ये होते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मार्केट के अंदर एक आम अप्रोच तो यही है कि जो सस्ती चीज़ है वो जो कंज्यूमर है वो बाय कर लेता है, जो महंगी चीज़ है उसको छोड़ देता है। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी वर्थ ज़्यादा है मार्केट में बाकी जो अवेलेबल चीज़ें हैं उससे, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि क्वालिटी भी ज़्यादा है, तो आप किस तरीके से जो है ना उसको सेल्स अपनी अचीव कर पाएंगे? एक आम माइंडसेट जहाँ पे सस्ती चीज़ खरीदने का माइंडसेट है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? देखें, अगर तो आपका ऑब्जेक्टिव बल्क सेल्स क्या है, बल्क सेल्स क्या है, तो बल्क सेल में डेफिनेटली ये ज़्यादा क्वांटिटी की सेल में, उसमें ज़ाहिर बात आपको मार्केट को कम्पीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मनी मेकिंग क्या है और एक ख़ास टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट है, तो वो ज़ाहिर बात है वो थोड़ी होती है और उसकी महंगी भी बिकती है। लेकिन उस टारगेट ऑडियंस को पहुंचने के नतीजे तक, और फिर उसके लिए आपको रिलेशनल बिहेवियर अपनाना पड़ता है। अब वहाँ पे आप ट्रांजेक्शनल बिहेवियर अपना के अपने कस्टमर को लूज़ नहीं कर सकते। जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इस वक्त फॉर एग्जांपल गंदम जो है 4200 रुपये केजी है, वो ऑर्गेनिक बगैर स्प्रे के और बगैर खाद के गंदम सेल कर रहे हैं 10,000 पर मंथ। रियली 10,000, हाँ रियली। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल इसी तरह बेशुमार प्रोडक्ट जो लोग इसके फूड के वो हैं, जैसे सरसों का ऑयल है, सरसों का ऑयल जो है फॉर एग्जांपल घरों में इस्तेमाल होता है तो मार्केट से 500 to 600 केजी मिलता है मार्केट से। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट जो है, अगर आप उसको कनोला सरसों है फॉर एग्जांपल, वो 9500 और से लेके 11,000-12,000 तक पर मंथ मार्केट से मिलती है, और उसका जो 15 से 17 केजी 11 केजी इतना रिटर्न आता है, ठीक है। वो आपकी घर की कॉस्ट 1100-1200 रुपये पर केजी पड़ती है। अब वो ज़ाहिर बात है आम बंदा ख़रीद ही नहीं सकता और आम आदमी को बेचा भी नहीं जा सकता। ये वो लवर होते हैं, वो क्वालिटी के फूड लवर, वो क्वालिटी के कस्टमर्स होते हैं जिनको अप्रोच करना है। ये असल में हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब आपको अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो आप समझते हैं मुझे बहुत क्वांटिटी में सेल करनी है, तो सारी बात है फिर आपको मार्केट से सस्ता करना पड़ेगा। मैं चाइना में रहता रहा हूँ, वहाँ पे चाइना में हम जब हमारे साथ बेशुमार बिजनेसमैन थे वो आते थे, वो उसको कहते थे ऑडियंस को, सेठ वहाँ के चाइनीज़ को, कि मुझे ये प्रोडक्ट जो ना, ये जो 200 RMB में हमने पहले बाई की थी, मुझे भी 190 RMB की दो। वजह ये है कि वहाँ पे डॉलर चढ़ रहा है और यहाँ पाक रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। जो $100 की उस दर 6,000 की चीज़ थी, ठीक है ना, $100 की, अब वो चीज़ जो है ना यहाँ पे जो है अब डॉलर के ऊपर जाने की वजह से
और सस्ती पीसेस बाय करनी पड़ेगी। तो जाहिर बात जब सस्ती मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो गई, ठीक है नहीं? तो ये असल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर एंटरप्रेन्योर हैं, आपका प्रोडक्ट का नॉलेज और मार्केट का टारगेट ऑडियंस का जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, आपने एक माशाल्लाह बुक भी लिखी है, आप बुक के ऑथर हैं, आर्टिकल्स लिख चुके हैं आप न्यूज़पेपर्स के लिए। तो एक तो मुझे बताइएगा कि आपका जो बुक है उसके पीछे क्या मोटिव है, उसकी क्या हिस्ट्री है, और उसके बारे में बताइएगा कि क्या टॉपिक्स हैं जिनको आपने उसमें कवर किया है। बहुत शुक्रिया जी। अकमल साहब, ये जो बुक है सेल विद कॉन्फिडेंस, एतमाद से सेल्स करें, बेसिकली मैं जिस भी कंपनी में गया या जिस भी क्लाइंट के पास गया तो मुझे वहाँ की सेल्स टीम को मुझे ट्रेन करना पड़ा, ठीक है? उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा उस सेल्स टीम को एफर्ट करनी पड़ी। अब वो जो सेल्स टीम को मुख्तलिफ मेडिकल सेक्शन में भी मैंने काम किया, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी काम किया, रियल एस्टेट सेक्टर में भी काम किया, और रिटेल, होलसेल, B2B, B2C में काम किया। हर जगह मुझे सेल्स टीम के अंदर को बुनियादी गैप्स मिले कि जिनको मैंने उनको दूर किया और उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल किया, ठीक है? अब उसके अंदर मुझे जब ये हुआ कि यार क्यों ना फिर हमारा, कि मैंने मार्केट्स को बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया। मैं खुद मार्केट में काम किया, चाइना में काम रहा, और अफ़गानिस्तान में, गल्फ़ में, मोर देन 60 सिटीज़ मैंने पाकिस्तान के एक्सप्लोर किए। तो मुझे एक फ़ील हुआ कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको एक बिज़नेस कर तो रहे हैं, तालीम अगर बिज़नेस की नहीं है तो उस जो प्रोफेशन के जो तकाज़े हैं वो कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज़ होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लॉस होता है। मेरी फाइंडिंग ये है कि बिज़नेस में लॉस नहीं होता। बिज़नेस में या तो लर्निंग होती है या अर्निंग होती है। ये मेरी फाइंडिंग है, ठीक है? लर्निंग एट द कॉस्ट ऑफ मनी होती है या एट द कॉस्ट ऑफ टाइम होती है, ठीक है? अब बिज़नेस में जब लॉस नहीं होता, क्या होता है? लर्निंग या अर्निंग। अब अर्निंग नहीं हो रही तो लर्निंग हो रही है। अब लर्निंग कैसे हो सकती है? आप टाइम लगाए बगैर, पैसा लगाए बगैर नहीं सीख सकते। हमारे हर घर में एक स्टोरी मौजूद है, 2-3 के मेरे चाचे ने ऐसा किया, मेरे ताए ने ऐसे किया, मेरे फूफो ने, मेरे खाला ने, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था उन्होंने, ठीक है? उस वक्त फिर मुझे फील हुआ कि यार इन लोगों को सेल्स के ऊपर लाया जाए। अब सेल करनी कैसी है, उसका कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए सेल के लिए? कॉन्फिडेंस बेसिकली कोई ना तो ये ज़ीरो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस बेसिकली एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्म होती है। मेरे पास टैंक चलाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन बिजनेस चलाने का कॉन्फिडेंस है, ठीक है? तो ये एक एनर्जी है जो मैंने दूसरों से ली है, कुछ पढ़ी है, मुताला की एनर्जी तो इस एनर्जी को, इस कॉन्फिडेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने एक बुक लिखी है कि सबसे पहले सेल्स है क्या, सेल को समझना कैसे है, सेल्स का माइंडसेट क्या है, सेल को बगैर माइंडसेट के हो सकता है, और इसी तरह से फॉर एग्जांपल सेल्स की जो स्ट्रैटेजीज, हिकमत अमली क्या हैं, उसकी टैक्टिक्स क्या हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ चैनल्स के लिए सेल्स की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट में सेल्स मैनेजमेंट क्या है। और आखिर में मेरे बुक का टॉपिक है सेल्स को एथिक्स के साथ और उसके प्रोफेशनलिज्म क्या है। तो ये एक वजह थी जब मैंने इसको पूरे ये की है। इंशाल्लाह एंड ऑफ अक्टूबर 2023 इंशाल्लाह ये बुक आ जाएगी मार्केट के अंदर। तो मेरे पेजेस हैं, फेसबुक पेज पे भी आपको मिल जाएगी। तो आपको देखेंगे ये मैंने उर्दू में, पहले मैंने लिखा इसको इंग्लिश में, तकरीबन 40-50% में लिख ली। तो फिर मेरे बेशुमार जो हल्के अहबाब उन्होंने कहा यार इंग्लिश कंटेंट तो बेशुमार बड़ा हुआ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, हम मार्केट के लोगों के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, अगर अंग्रेजी पढ़ी भी है किसी दौर में तो आज हमें उस दर्जे में रीडिंग हैबिट नहीं है, तो आप प्लीज हमें उर्दू में दें। तो उस फिर उनके लिए फिर मैंने उर्दू में लिखा ये, और फिर लोकल मिसालों के साथ किया, लोकल एग्जांपल्स के साथ, ताकि वो उसको जाने। तो एक थोड़ी सी काविश है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी इंशाल्लाह जी। वी वुड लाइक टू हैव इट as soon as possible, इंशाल्लाह again as soon as possible लेकिन नहीं, इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। और जिस तरह से आप मौज़ूआत बता रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अपने व्यूवर्स को भी रेकमेंड करूँगा ये, इसको पढ़ के हम इसकी एक आपको समरी भी पेश करेंगे इसकी। और अच्छा साजिद भाई, मज़ीद ये बताइएगा कि आपकी ये जो बुक है सेल विद कॉन्फिडेंस, एतमाद के साथ सेल्स करें, एतमाद के साथ सेल्स करें, इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन लोग हैं? फ्रेश स्टूडेंट्स, फ्रेश प्रोफेशनल्स, और शॉपकीपर्स और बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ी टीमें नहीं हैं उनकी, लेकिन उनको सेल्स का प्रोसेसेस का आइडिया नहीं है, ठीक है ना, और फिर वो अख्तियार करते हैं तो मायूस होते हैं। तो इस तरह उनको एक साइकिल को एक्सप्लोर कराना बहुत ज़रूरी है कि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये ऐसा आना है, डिप आना ही आना है, ठीक है ना, और अप आना ही आना है। डिप में अपने आप को कैसे संभालना है, अप में अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ये असल में बड़ा एक बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है।
इस बुक को लिखने के लिए आपने कैसे मोटिवेशन इकट्ठी की, कैसे आपने जो है ना वो अपनी एनर्जी को यकजा किया? और आजकल जिस तरह से बुक्स पढ़ने का ट्रेंड कम होता जा रहा है, रुझान कम है, तो कैसे आपने ये सारा सफ़र किया? अच्छा, हुआ ये कि मैंने जिस तरह बताया कि थ्रू आउट ट्रैवल किया, तो मुझे बिज़नेस में लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई। आप सादा लफ्ज़ों में लॉस काफ़ी ज़्यादा हुए। कभी मुझे लगा कि मेरे दोस्तों की वजह से हुआ, कभी कुछ लगा कुछ है। तो मैं भी आम लोगों की तरह मैं एमबीए के बाद बिज़नेस स्टार्ट किया, जॉब्स भी की, और उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि कहीं न कहीं में मेरी लर्निंग का मसला है। मैं उस बिज़नेस को उस दर्जे में मैनेज नहीं कर सका जितने बड़े का कैनवास का बिज़नेसेस मैंने किए। मेरे साथ वालों के इश्यूज़ अपनी जगह, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं मसला है। मैंने जब उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स, लेक्चर्स वो अटेंड करना शुरू किए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मसला कहीं न कहीं मेरे एंड पे है, मुझे सीखने की ज़रूरत है। जब मैंने सीखना शुरू किया तो विदिन नो टाइम, 6 महीने, साल के अंदर मुझे अपने तमाम वो जो मिस्टेक्स कह लें या ब्लंडर्स कह लें, उसको टेक्निकल नामों के साथ समझ आना शुरू हो गया। मैं कहाँ पे ओवर सेलिंग कर रहा था, कहाँ मैं ये कर रहा था, कहाँ फॉर एग्जांपल मैं एग्जैजरेट कर रहा था, कहाँ मैं अपने आप के साथ वो कर रहा था। उसको जब मैंने किया तो मेरे दोस्त हल्के अहबाब में काफ़ी बिजनेसमैन हैं, तो जब मैं उनसे डिस्कशन करता था तो उनकी चीज़ें सीधी होना शुरू हो गई। मैं तो जॉब पे था, बिजनेस वाइंड अप करके मैंने जॉब शुरू की। जब वो मैंने करना शुरू किया तो उसके नतीजे में काफ़ी लोगों की इंप्रूवमेंट आई। जब बिजनेस लोग अक्सर हफ्ते में, अब तो ऑलमोस्ट डेली के काम है, कोई ना कोई बंदा अप्रोच करता है। आज एक साहब ने कॉस्मेटिक्स का एक बैग भेज दिया मुझे, फेसबुक से मेरा नंबर डिटेल लेके मुझसे टेक्स्ट किया। उसने मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है पाकिस्तान के अंदर और उससे कॉस्मेटिक्स की सेल नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा सर, मैंने कहा आप मुझे प्रोडक्ट नहीं देखे हैं, बताएं जो कंपेटिटर्स हैं। कहते सर मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप ज़रा मुझे बताएं। ठीक है, आज पूरा जुमे से पहले मुझे मिला बैग पूरा, जिसमें कॉस्मेटिक्स थे काफ़ी अच्छे क्वालिटी के। तो मेरी वाइफ समझी चंदेली मंगवाए हैं। नहीं, वो टेस्ट तो आप उसी सूरत में कर सकते हैं, जाहिर है आप खुद तो नहीं कर सकते। मैंने तो असल में प्राइसेस और बाकी चीज़ें स्टडी करने के लिए मंगवाया। तो इस तरह का काम, फिर जब ये काम हुआ तो मैंने तो मेरी जहाँ तक अपने इंस्पायरेशन की बात की, तो मैंने 2020 के अंदर बाकायदा यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और मैंने ना कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड की। जब मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड करना शुरू की तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे पहले इस पूरी थॉट को एक डॉक्यूमेंट में लाना बहुत ज़रूरी है। जो पूरा जो टेसिट नॉलेज है मेरे पास, जो इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट है मेरे पास, उसको मैं एक शेप में लेके आऊँ। तो मुझे ये 2-3 साल लगे उसको शेप में लाने में, उसमें रिसर्च करने में, बुक्स मुख्तलिफ एक्सप्लोर की। और मेरे अक्सर दोस्त मुझसे जब बाहर से आते हैं पूछते हैं कि क्या लेकर आऊँ, तो मैं जब उन्हें कहते किताब लेके आऊँ, कहते पहला बंदे ने किताब मंगाता है। क्योंकि परफ्यूम नहीं, कोई कुछ नहीं। उसमें फिर मैंने इसको एक्सप्लोर किया, मैंने इसको डॉक्यूमेंट किया। अब इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट फ्यूचर में इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे यही जो सेल से रिलेटेड कंटेंट है, अब एक अच्छे तरीके से सीक्वेंशियल वे में मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, सेल्स का जो एक शोबा है ना, वो कहते हैं कि बड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस चाहिए उसके लिए, बड़ा मार धाड़ करने वाला शोबा है। तो ये इसका लिखने लिखाने से, पढ़ने पढ़ाने से क्या ताल्लुक बनता है? देखिए, ये हमसे लेट इंट्रोड्यूस हुआ। अगर फॉर एग्जांपल मुझे अर्ली बिजनेस स्टडीज़ की, एमबीए तो किया, ग्रेजुएशन भी बड़े अच्छे सीएस वगैरह में किया, लेकिन बिजनेस को जानने के लिए बिजनेस के जो मेंटोर्स हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानने में थोड़ा टाइम लगा। अगर वो मुझे पहले बुक इंट्रोड्यूस हो जाती तो शायद मुझे लर्निंग इतनी ज़्यादा ना करनी पड़ती बिजनेस में। तो मुझे उसके लिए फिर मुझे स्टडी करनी पड़ी। मैं लोगों से तो मिलता था, मुझे एक बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लाहौर की, शालमी की, आज़म मार्केट की, कराची बोल्टन की और बेशुमार मार्केट्स में, और पिंडी, सदर, मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटीज़ जो हैं, मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहता है और आज भी रहा है। ठीक है, लेकिन जो मुझे अपडेटेड नॉलेजेस, जो इन्फॉर्मेशंस मुझे बुक से मिली वो नहीं। इसको जब मैंने स्टडी करना शुरू की तो मैंने समझा कि अब हमारी जो पाकिस्तान की लोकल मार्केट है, इसको अप करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमें लोकल एग्जांपल्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी, जैसे आपने शुरू में कियोस्की की बात की, और भी ऐसे बेशुमार बिज़नेस के गुरुज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बिज़नेस में काम किया। तो हमारे हमसाए ममालिक में बेशुमार हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। तो अब ज़रूरत इस बात की, हम अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में, उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में, बलोची में, हम इनको वो चीज़ ट्रांसफ़र करें।
हमारा ये हम इनका हक है हमारे नेशन का कि हम जिनको थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, हम बजाय इसके सिर्फ उसको अपने सरमाए के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें, हम वहाँ पे एक जिस तरह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो हम इनको भी अब ट्रांसफ़र करें। सही, वेरी गुड, माशाल्लाह। बड़ी अच्छी आपने बात की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर ये चीज़ जो है पाकिस्तान के जो जितने भी हमारे सनती इदारे हैं, जितने भी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, वो इस चीज़ के ऊपर अगर अमल पैरा हों तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक शऊर पैदा हो सकता है। इस हवाले जी से ना, एक रेवोल्यूशनाइज की तरफ हम जा सकते हैं, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं। इंशाल्लाह। तो ये हमारी आज की कुछ डिस्कशन थी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, और मैं साजिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला थैंक यू। और हमें एक इम्पोर्टेंट जो है वो इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखे, और जिससे हम सीख के बहुत कुछ आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपनी जो शोबे हैं उनके अंदर इसको अप्लाई करेंगे। अब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।